नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। तो एक बार हम सभी का परिचय पहले करा देते हैं। हमारी उस तरफ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी और बगल में बैठे हुए हैं रालोद के नेता आरपी सिंह जी। इस तरफ हमारे बैठे हुए हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी और सबसे उस तरफ बैठे हुए हैं वो समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव संतोष प्रजापति जी। तो आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय बजट पर और जानेंगे राजनीतिक दलों की राय। जो अब से कुछ ही देर पहले केंद्रीय मंत्री ने आज जो बजट जारी किया है, तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि जो बजट जारी हुआ है उसमें मोबाइल फ़ोन और फ़ोन के पार्ट्स महंगे हो गए हैं। इसके अलावा चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स ये भी महंगे कर दिए गए हैं। और अगर और भी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो भी महंगे हो गए हैं। डीजल, पेट्रोल इनकी भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा सस्ते दर की अगर बात करें, जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, सोना है, चांदी है और स्टील के उपकरण हैं। तो इस मुद्दे पर हम आज बात करेंगे और सीतापुर के जो विभिन्न दलों के पदाधिकारी हैं उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले बात होगी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी जी से। आपकी सरकार आई थी कि इस बार आएंगे तो महंगाई पर लगाम लगाएंगे, लेकिन जो बजट आया है कोरोना काल के बाद, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अपेक्षाएं थीं शायद उतना अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता दिखाई दे रहा है। 21वीं शताब्दी का ये तीसरे दशक का प्रथम बजट है और इस प्रथम बजट में अंतर्राष्ट्रीय महामारी कोरोना जैसी के बाद ये बजट आया है। और जो आपने डीजल, पेट्रोल और महंगाई के विषय में कहा, उसमें कोई महंगाई नहीं है। ये जो आप लोगों को महंगाई या कह रहे हैं विपक्षी दल महंगाई के लिए, ये किसानों का आपने देखा होगा, उसमें सेस नाम से जो किसानों के लिए आगामी योजनाएं बननी है विकास के लिए, निचले स्तर तक जो तमाम किसानों को सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, उस योजना को ध्यान में रखते हुए दीर्घ अवधि का मध्यम लेकर के ऐसा बजट मुझे लगता है। और देश में मुझे लगता है कि पहली बार महिला वित्त मंत्री अपनी श्रीमती सीतारमण जी हुई हैं और उनके द्वारा ये तीसरा बजट प्रस्तुत किया गया है। बहुउपयोगी है और बहुउद्देशीय है और भारत को विश्व गुरु बनाने के ओर अग्रसर है, जिसमें हमने विश्व में सर्वप्रथम कोरोना महामारी जैसी वैक्सीन को निर्मित किया। और मुझे लगता है इससे अच्छा बजट नहीं प्रस्तुत हो सकता था। तो कोरोना वैक्सीन या कोरोना का काल सिर्फ इसी देश में था या अन्य देशों में भी था? वहाँ भी वैक्सीन ईजाद की गई हैं, लेकिन इतना महिमा मंडित यहाँ हो रहा है, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा है, जो आप देखेंगे पूरे विश्व की अपेक्षा और भारत जो वैक्सीन को लेकर अगर बात करें तो पहली बात, वैक्सीन जो है वो विश्व में पहले नंबर पर है अपनी भारत की, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि महिमा मंडित कर रहे हैं, महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं। जो भारत का विश्व के स्वरूप, जो भारत का स्वरूप है, उसके अनुरूप जो स्थितियां हैं आप देखिए, उसमें विश्व में जो नुकसान हुआ है भारत का 0% है कोरोना पे। तो रालोद के नेता आरपी सिंह जो किसानों की लंबी लड़ाई लड़ते हैं, ये जो बजट आया है कुल, और किसान इस समय आंदोलनरत है, जैसा भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का कहना है कि भारत विश्व गुरु बनता दिख रहा है। आपको लगता है जो बजट आया है वो किसानों के हितकारी है? देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि प्रधानमंत्री जी जब 2014 के पहले भाषण करते थे
तो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब हमारे देश का जो आधारभूत संरचना है, रेलवे, एयरपोर्ट निजीकरण हो रहा है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ा करके आज 76% कर दिया है, डीजल और पेट्रोल पर सेस अलग से लगा दिया है, 4 रुपया डीजल महंगा हो गया है। जब डीजल के दाम बढ़ेंगे तो फसल उत्पादन की लागत बढ़ेगी। किसान खेती में, ट्रैक्टर में, सिंचाई में डीजल का प्रयोग करता है। माल भाड़ा बढ़ेगा, जब डीजल के दाम बढ़ेंगे ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से किस तरीके मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्लान है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। सोना सस्ता हो गया है। आपको इस पूरे कोरोना काल में अधिकारियों ने जम करके योजनाओं को लूटा है। अब सोना खरीदने का दाम या तो सत्ताधारी नेताओं के पास है या अधिकारियों के पास है। जो गरीब वर्ग है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जो नौजवान है, कोई रोजगार के अवसर है नहीं। तो ऐसे में दावे करना और उनको धरातल पर उतारना ये एक बड़ी चुनौती है। मुझको लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत में है कि बड़े बड़े दावे करने हैं, विश्वगुरु बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन जब जो गांव में जो लड़का अपने पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति को बेचता है तो उसको बड़ी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। तो ये जो पहले से बने बनाए हमारे संस्थान थे, जो व्यवस्थाएं थीं, उनका निजीकरण करना और एफडीआई का विरोध, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो एफडीआई का बड़ा पुरजोर विरोध करते थे। अब हर सेक्टर में एफडीआई होगी, हर सेक्टर में विदेशी पूंजी निवेश होगा और हम कहेंगे हम आत्मनिर्भर हैं। तो ये कहीं ना कहीं कथनी करने का अंतर दिखाता है और देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे निपटेगा देश, ये एक समस्या है। और जो आम आदमी है वो समझ रहा है कि जो दावे हैं और हकीकत में बड़ा अंतर है। लेकिन लगता नहीं आपको जैसे मनमानी, या आपके कथनानुसार ये सब मनमानी कर रहे हैं या कोरा इनका वो है, बजट है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगता नहीं कमज़ोर है कहीं ना कहीं? देखिए, विपक्ष कमज़ोर और मजबूत नहीं होता है। विपक्ष के लोग अपनी बात को कह रहे हैं। अब सरकार मेजोरिटी की आई है और सरकार किसी की लोकतंत्र में परमानेंट नहीं रहती। सरकार जिन वादों को लेकर के चुनाव में गई थी, जिन वादों पर सरकार में आए और उन वादों के खिलाफ जब काम कर रहे हैं तो देश की जनता देख रही है भारत का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। ये कोई सोचे कि हम तानाशाही करेंगे, हम वादा खिलाफी करेंगे और जनता उसको माफ़ करेगी, ऐसा होता नहीं है। इसके पहले भी प्रचंड बहुमत की सरकारें आई और गई। तो ये सरकार भी निश्चित तौर से आप मान लीजिए जो इनकी जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो किसानों नौजवानों के खिलाफ इनकी नीतियाँ हैं, किसान नौजवान इन चीज़ों को समझ रहा है और एकजुट होकर के जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। ये भाजपा सरकार का जो बजट आया, इसको कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? ये बजट अगर सच मायने में कहा जाए तो क्या यह किसान, युवा वर्ग, जो युवा काफ़ी दिन से आंदोलनरत हैं कि उन्हें ना तो रोज़गार मिल रहा है, ना तो उन्हें नौकरी मिल पा रही है, हालांकि सरकार दावा कर रही है कि काफ़ी कुछ नौकरियां दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, कांग्रेस किस नज़र से देखती है? देखिए, स्थितियां बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं। अभी आपने एक प्रश्न किया कि इनके कोरे दावे जिस तरीके से लगातार कहते आए हैं और उसके बावजूद विपक्ष की भूमिका कमज़ोर है। विपक्ष की भूमिका कमज़ोर नहीं है। लोकतंत्र में लोकतंत्र दोनों हिस्सों को मिलाकर बनता है, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष। और जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष के पास में नंबर्स ज़्यादा हैं सांसदों के या प्रदेश स्तर पे एमएलएस के, तभी तो वो सत्ता में है। तो ये सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्षी दलों की भूमिका राज्य व्यवस्था अथवा देश के संचालन में सुरक्षित रखे, उनकी भूमिका को संजोए। ऐसा किया भी है, अनेकों सरकारें आई। जब प्रचंड बहुमत कांग्रेस का हुआ करता था और लोहिया जैसे लोग जब चुनाव हार जाते थे तो उनको इसलिए लाया जाता था संसद में कि वो अपनी बात कहें। ऐसा स्वस्थ लोकतंत्र था जिसके खात्मे का प्रयास हो रहा है। बजट पे अगर हम चर्चा करते हैं तो जो चीज़ें महंगी हुई वो तो हुई ही हैं। उसके अतिरिक्त बड़ी महत्वपूर्ण बात इस बजट की है, मैं आपका ध्यान उधर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
ये 49% से 74% किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। बहुत गौर करने वाली बात है कि ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया और उनके द्वारा बढ़ाया गया है जो इसका प्रतिरोध करते थे। क्या क्या नहीं किया विरोध में। साथ ही साथ एक घटना और घटित हो रही है बजट में कि LIC का निजीकरण किया जा रहा है। अब आप देखिए कि साजिश कहां पर है। दूसरी बात, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निजीकरण करने की बात हो गई। निजीकरण की तरफ बहुत तेजी से यह सरकार बढ़ रही है। सैन्य स्कूल 100 नए निर्मित किए जाएंगे। सैन्य स्कूलों का निर्माण कौन कराएगा? प्राइवेट एजेंसी। सैन्य स्कूलों का संचालन कौन करेगा? NGOs। पहले आयकर के मामले में 6 वर्ष तक की जांच संभव थी, उसको घटा के इन्होंने 3 वर्ष कर दिया। तो गहरे में ऐसा लग रहा है कि भारत में धीरे धीरे कारपोरेट राज आ रहा है, पूंजीपतियों का राज आने वाला है। जो वर्तमान में सरकार है वो सरकार, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार देश को चला रही है, लग रहा है कि पूंजीपति देश को चला रहे हैं। और ये स्थिति बहुत गंभीर है। इस तरीके से इस हद का निजीकरण कर देना ये किसी भी देश के लिए हितकारी नहीं हो सकता। इससे एक बात यह भी प्रतीत होती है कि अभी हाँ, कपास की बात ले लीजिए, 0% उस पर ड्यूटी थी, 10% कर दिया। और कपास का एक इतिहास भी रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो सबसे पहले उसने बिजनेस कपास का ही किया था और यहाँ से कपास ले जाके और हिंदुस्तानियों को ही बेचा जाता था कई गुने महंगे दामों पर। उत्कर्ष अवस्थी जी, ये बताइए कि डीजल के जैसे महंगे दाम बढ़ाए इन्होंने जी। डीजल एक ऐसी चीज़ है जिससे माल भाड़ा, जैसे जो भी आप माल आता है तो भाड़ा बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है। सिंचाई बढ़ेगी ना, तो ये इसका भार तो किसान पे ही पड़ेगा। तो ये डीजल बढ़ाने के पीछे क्या है? जब आपके यहाँ जब डीजल बढ़ती थी, जब आपकी सरकार होती थी तो खूब हाय तौबा मचती थी। आज डीजल बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, ऐसा क्यों? कच्चे तेल की कीमतें तो बहुत महंगी हुआ करती थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसके बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने डीजल और पेट्रोल के कीमतों को नियंत्रण में रखा था, वो रख पाने में कामयाब हुए थे। आज कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देख ही रहे हैं कितनी कम है। बावजूद इसके डीजल और पेट्रोल के रेट इनके बढ़ाने की सरकार की मजबूरी इस बात का प्रमाण है कि सरकार आर्थिक तौर पे दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है। बार बार जो ये बातें उठ रही हैं कि गलत हो रहा है हिंदुस्तान में, कैपिटलिज्म हावी हो रहा है, लेकिन आप जनता को नहीं समझा पाए। जनता को ही बरगरार ले गए, आप समझा नहीं पाए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सिर्फ दोष राजनीतिक दलों का नहीं, भारत का लोकतंत्र दलीय व्यवस्था का लोकतंत्र है और दलों के दमन पर उतारू है ये सरकार। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। और आप देखिए, माफ कीजिएगा, आपके इस चैनल पे यहाँ पे आके आपने सारे दलों के प्रतिनिधियों को यहाँ पे बिठाया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे न्यूज चैनल वो स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। हमारा जब भी कोई भी दल, कोई अगर सत्ता कोई निर्णय लेती है और विपक्ष उसका प्रतिरोध करता है तो दोनों ही स्थितियों में मीडिया की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। और आप देखिए कि जिस तरीके से चीजें घटित हो रही हैं वो भी गौरतलब करने। चलिए अब एक सवाल समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव संतोष प्रजापति से लेते हैं। ये बताइए कि इतना सब किसान आंदोलन होने के बावजूद भी किसान के खाते में बजट आप कहाँ देखते हैं? कुछ पहुँचा? ये जो 2021 का बजट भारत सरकार लेके आई है तो घोर निराशा वाला बजट है। और मुझे लगता है कि 2014 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी भाषणों में दिया जाता था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देने का काम बार बार वो अपने भाषणों में कहते रहे। लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इस बजट से किसानों को क्या मिला? उन बेरोजगार युवाओं को क्या मिला? सरकार ने क्या दिया? स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं अपने प्रदेश की या देश की, आप देख सकते हैं पूरे भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं चरमरा चुकी हैं। एम्बुलेंस नहीं है, आप समझ लीजिए मरीज मरते रहते हैं, एम्बुलेंस नहीं है, उसकी व्यवस्था बजट में नहीं की गई। आपने वहाँ पे चार्जर महंगा कर दिया, सोलर पैनल महंगा कर दिया। पहले तो आप किसी चीज़ को ये कहते हैं कि भाई गाँव के अंदर आप सोलर पैनल लगाइए, बिजली को वहाँ से उत्पादन करके हमको बेचिए। आप जागरूकता का शिविर चलाते हैं,
फिर उसके बाद जब लोगों को आदत पड़ जाती है तब उन्हीं चीज़ों को महंगा करने का काम करते हैं। पहले जब होता था कि जो हम लोग मोबाइल फ़ोन खरीदते थे, सैमसंग और हुआई जैसी कंपनियां जो है चार्जर साथ में दिया करती थी। अभी कुछ दिनों से ये हो रहा है कि सैमसंग और हुआई जैसी और आईफोन जैसी कंपनियां चार्जर नहीं देंगी। तो चार्जर ना देने का कारण ये है कि चार्जर भी महंगा कर दिया गया है आपके बजट के अंदर। तो इस महंगाई का सीधा बजट, सीधा असर आम आदमी की जेब के ऊपर जाएगा। तो ये जानना चाहेंगे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी जी से, जैसा कि आपने सुना कांग्रेस हो, सपा हो या फिर रालोद, सभी का एक मत है कि ये बजट जो है जैसा आना चाहिए था अपेक्षाकृत वो नहीं आया है। दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो महंगी कर दी गई और जो ज़रूरत नहीं थी जैसे कि सोना और चांदी और एल्यूमिनियम वो सस्ती कर दी गई। तो आखिर क्यों ऐसा? देखिए, ऐसा है, देश के दीर्घकालीन सुधार के लिए कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। हमारे मित्र माननीय जिला अध्यक्ष उत्कर्ष जी या हर्ष सिंह साहब या संतोष जी ने जो कहा, ये खुद नहीं कह रहे हैं, ये इनकी एक पार्टी की सोच है। उस पार्टी के सोच के आधार पर बोल रहे हैं। और ये विपक्षियों की भूमिका रहती है कि जब भी बजट आए तो आज माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने इतने बजट प्रस्तुत किए हैं। ये जो बजट आया है, 6 साल हमारी सरकार को हो चुके हैं। आप देखिए, दिनों दिन देश का विकास हो रहा है। और अगर विकास न होता तो 19 में हम वापस कैसे आते? और जो अन्य प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आखिर जब जनमत हमारे साथ है तो उसका एक कारण हमें जो लगता है, जनता को लग रहा है कि इस देश में जो सरकारें पिछली रहीं, भिन्न भिन्न दलों की प्रदेश में और देश में, उन्होंने क्या किया उसको बहुत बखूबी जनता जानती है। इनके बरगलाने से कुछ नहीं होगा। किसान सम्मान निधि आज किसान के खाते में सीधे जा रही है। आज जो जनधन खाते न खुले होते तो क्या कोरोना काल में जो सीधे धन गरीबों को नीचे तक पहुंचा वो नहीं पहुंच पाता। आज कांग्रेस ने कभी भी निचले स्तर पर, जिनकी देश में लगभग 60 साल सरकार रही, और कभी भी निचले पायदान पर जो उन्होंने दलित का एजेंडा जरूर चलाया, पिछड़ों का एजेंडा जरूर चलाया, लेकिन कभी भी दलित और पिछड़ों को मजबूत नहीं होने दिया। आज दलित और पिछड़े अपने आप को आत्मनिर्भर मान रहे हैं, अपने आप को मजबूत मान रहे हैं, तभी वो हमारी पार्टी के साथ हैं। और इसका जो परिणाम आपको दिखाई देगा आने वाले समय में, बहुत ही जल्दी आप देखिएगा, ये हल्ला मचाएंगे हमारे विपक्षी दल। अभी आप इनके साथ, जैसे अभी इन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने कहा किसानों को लेकर के, आखिर किसान का जो आंदोलन चला रहे हैं उसके पीछे है कौन? जो एक कथाकथित, जिनको एमएसपी के छूट मिलती थी, उस छूट को पाने के लिए वो एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से ये बोल रहे हैं और सभी मिले हुए हैं। जनमानस में इनका आधार नहीं है। इस आधार, अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए राकेश त्रिपाठी जी, एक चीज बताइए कि अगर आप भी अपने बच्चे का कोई निर्णय करते होंगे तो उससे पूछ के करते होंगे। जी। किसानों, जब किसान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आपका ये फैसला मान्य नहीं है, एक मिनट आरपी सिंह जी, ये फैसला आपका मान्य नहीं है और ये फैसला हमारे हित में नहीं है, तो आप उनको सुनना क्यों नहीं पसंद कर रहे, क्यों थोप रहे हैं उन पर? नहीं, थोप नहीं रहे हैं। किसानों को सुनने के लिए हमारी सरकार ने 11 बार बात की और आज भी हमारी सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। आप कानून बनाने के बाद बात कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं, उनका कहना है। बात सुनिए। कानून बनाने से पहले भी
देखिए ये जो चिल्ला आज रहे बजट हैं, पर बात करिए, उस पर किसान आंदोलन पर फिर जब कराइएगा तो उस पर बात नहीं, करेंगे। चलिए, अब चूंकि किसानों से जुड़ा हुआ नहीं, बजट आया है, सीधी सी बात है, बजट आया है, ये आपका कहना है, आपसे भी जवाब लेंगे इसका, आपसे भी इसका जवाब ले लेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि ये विपक्षी दलों की सोच है, जो आज किसान आंदोलन कर रहा है, ये सब विपक्षी दलों ने उकसाया है। कथाकथित किसान नेता जो अपने आप को बताते हैं। नहीं, आपने भी विपक्षी दल पे भी आरोप लगाया कि उनके अब आप उसके देखिए पीछे तो वो लोग विपक्षी हैं। दल जब उनका समर्थन इतने, जब आप लाठियां चलाएंगे तो विपक्षी दल तो उनके यही समर्थन में विपक्षी दल जाएंगे। सदन में क्यों नहीं बोला? सदन में बोलते थे, नहीं, आप सुनते आपने नहीं थे, बोलने तब का मौका नहीं दिया। अब संख्या कम कर देते थे। ठीक है, मैं इस पे भी सवाल ले लेता हूं। ये बताइए कि आरपी सिंह जी, किसानों की बात आई उभर करके, जैसा कि भाजपा के नेता का कहना है कि सीधे तौर पर कि जो आज हो रहा है, जो किसान आज कर रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लोग उसको बरकरार रहे हैं, और वो वही सच्चे हितैषी हैं किसानों के, पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया है, ये आपका कहना है? देखिए, किसान आंदोलन के साथ क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है। और किसानों का कैसे उनका उपेक्षा हो रहा है, कैसे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। डेमोक्रेसी में आंदोलन करना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि आंदोलन जायज़ है। अब वो किसान आ चूँकि बजट पर चर्चा थी, तो इस बजट में किसानों के लिए कुछ है नहीं, और डीजल के दाम बढ़ने से किसानों की आय कैसे दोगुनी होगी, ये बात समझ से परे है। दूसरी बात सुन लीजिए, एक आंकड़ा दिया गया है, मेरी बात सुन लीजिए, एक आंकड़ा दिया गया है कि इतनी धान की खरीद हुई, लेकिन धान कैसे बिका है, किन किन परिस्थितियों में बिका है, कितना मूल्य मिला है किसान को वाजिब, ये कोई चर्चा नहीं हुई। देखिए, धान की खरीद में धांधली हुई, सीतापुर में सिद्ध हो गया। सीतापुर के विधायक ही धरने बैठते रहे लगातार, रूलिंग पार्टी के एमएलए बैठते रहे। उनके आरोप सत्ताधारी दल को सोचना चाहिए कि अगर या तो हमारे विधायक गलत हैं, और या फिर हमारे जो अधिकारियों की कार्यशैली है वो गलत है। धान का किसान कितना बर्बाद हुआ है, धान 700-800 से लेकर के 1000 रुपये तक बिका है, ये किसी से छिपा नहीं। बात इस बजट की हो रही है। इस बजट में आप बताइए कि आप एक तरफ कह रहे हो हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे, और आप मोबाइल और लैपटॉप महंगा कर रहे हो। नेट कितना महंगा है, ये गरीब आदमी का बच्चा इतना महंगा मोबाइल खरीद के इतने महंगे इंटरनेट से कैसे पढ़ेगा? आप कैसी डिजिटल इंडिया बनाना चाह रहे हो? तो सरकार की मैं कह रहा हूँ कि सोच में, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो कहते हैं उसके जस्ट अपोजिट करते हैं। आप सोना महंगा कर रहे हो, सोना कौन आदमी रोज खरीदता है और कौन गरीब आदमी खरीदता है? सोना जिसके पास एक्सेस पैसा है, ज़्यादा पैसा है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो खरीदता है। किसान की जो रोज़ की ज़रूरत है, डीजल ट्रैक्टर में डालना है, जब फसल आप जो 2000 रुपया दे रहे हो उसको दूसरे तरीके से घुमा के किसान से छीने ले रहे हो। आप 2000 रुपये का बड़ा ढिंढोरा पीटते हो। जब डीजल महंगा होगा तो फसल उत्पादन की लागत महंगी होगी, ट्रांसपोर्टिंग महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। और रही बात की हार जीत की, तो देखिए इससे पहले भी अटल जी हारे, इंदिरा जी हारी, देश के बड़े बड़े नेता हारे, चौधरी साहब हारे। हार जीत राजनीति का एक सिलसिला है, होता रहता है। लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं सुन लीजिए, दिल्ली में क्यों नहीं सुन लीजिए, हम लोग हारे, आप हारे हुए की बात को ऐसे खारिज कर दोगे। हार जीत नीतियों का पैमाना नहीं होता है। जिस एफडीआई का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसी को मजबूती से लागू कर रही। तो आप मानिए कि आप इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपकी है वो कांग्रेसी पॉलिसी को आप आगे बढ़ा रहे हो, और जब वो लागू कर रहे थे तो आप विरोध कर रहे थे। आज आप कहते हो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जब इतना पैसा विदेश का लाओगे, सारे सेक्टर को एफडीआई से जोड़ दोगे, सबका निजीकरण कर दोगे, तो कैसे आत्मनिर्भर भारत होगा? ये जो दोहरा मापदंड है भारतीय जनता पार्टी का, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं कि लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, और आने वाले चुनाव में जवाब भी देंगे। आप जो चुनाव के जो आपके राज्य हैं, जो चुनावी राज्य हैं, उनके यहाँ आप कह रहे हो कि हम 2500 करोड़ रुपए का पश्चिम बंगाल में हाईवे बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यहाँ के लिए आप कितने हाईवे बनाए? रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, किसी से छिपी नहीं है। आपने एजुकेशन पर क्या काम किया है, हेल्थ पर क्या काम किया है, इस पर बात करिए। जो आज का बजट है, किसान आंदोलन को किसने प्रायोजित कर दिया है, कैसे कर दिया है? किसानों की बात अगर सुनी होती तो आज देश इस दशा में नहीं होता। तानाशाही लोकतंत्र में कभी भी स्वीकार्य नहीं रही और कभी स्वीकार्य नहीं होगी। आप किसी का बोलने का अधिकार छीन नहीं सकते हो, किसी के हक हुकूक की आप लड़ाई को रोक नहीं सकते हो। और इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय है और तमाम संस्थाएं हैं, और अभी मीडिया में भी जरूर ये है कि सरकार का आधिपत्य होता जा रहा है, लेकिन तमाम ऐसे
मीडिया हाउस हैं जो जनता को सच्चाई से रूबरू कराते हैं, और जनता भी सोशल मीडिया का युग है, उस सच्चाई को जानती है, समझती है। और आने वाले दिनों में आपका ये दम्भ भी खत्म होगा कि हम जीतते आ रहे हैं, अब आपका हार का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो इस तरीके से जैसा कि रालोद के नेता का कहना है कि जो भाजपा का दम्भ है, ये कहना कि हम जीतते आ रहे हैं, आप लोग हारते आ रहे हैं, सामने है सब कुछ, जनता हमें चुन रही है, हमारी नीतियों को पसंद कर रही है, तभी तो हमें चुन रही है, और इनका कहना है कि ये दम्भ बोल रहा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी, ये बताइए कि आपने जो गलती की थी, आज टिकैत जी आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले जब इनके पिताजी थे उन्होंने भी एक आंदोलन किया था, महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने दिल्ली में आंदोलन किया था बड़ा, उस समय कांग्रेस को आखिर में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। क्या लगता है कि भाजपा वही गलती फिर से कर रही है? नहीं, भाजपा तो उससे बड़ी गलती कर रही है। हमारे तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने तो बुला के बात की थी। इनका तो दमनात्मक रवैया है। आप देखिए कैसे कैसे वीडियोस वहाँ के वायरल हुए हैं कि वहाँ पे डंपर जा रहे हैं, वो एकत्रित कर रहे हैं ईंटें। क्या कर रहे हैं कमिश्नर वहाँ की पुलिस के? और क्या ये माना जाए कि उनकी जानकारी में नहीं है, इंटेलिजेंस की जानकारी में नहीं है? तो ये तो कह देना कि नहीं साहब हम तो करेंगे, आप बोलिए नहीं, आप बोल रहे हैं तो फिर आप सब लोग मिले हैं और सरकार के खिलाफ कुचक्र रच रहे हैं और आप साहब देशद्रोही हैं। विपक्षी दलों का क्या रोल है लोकतंत्र में? विपक्षी दल का क्या रोल है? अगर कहीं पर कोई ऐसी बात जिससे समाज का एक बड़ा हिस्सा सहमत नहीं है तो उस पर पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगी और आपको ये स्पेस उनको प्रोवाइड करना होगा, ये स्थान देना चाहिए। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल कंटेंट है ये, कि अगर कोई भी विपक्षी दल किसी तरह की कोई बात कह रहा है तो आप उसको सुनिए, उसको सॉर्ट आउट करिए, उससे संवाद स्थापित करिए। 11 बार संवाद किया। अभी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो यहाँ पे आज की तारीख में हैं, उपस्थित हैं, उन्होंने कहा कि 11 बार वार्ता आप 11 बार नहीं 11,000 बार करिए, लेकिन सकारात्मक वार्ता होनी चाहिए। आपने बात नहीं की, आपने किसान बिल पे डिबेट नहीं कराई। क्यों? क्योंकि फिर पूंजीपतियों के कैसे उनको ओबलाइज किया जाता। आप महंगा कर रहे हैं, इंटरनेट महंगा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको रिलायंस फाइबर हावी हो रहा है, रिलायंस को कैसे जाएगा पैसा? तो प्रश्न ये है कि सरकार चलाएगी देश या अंबानी चलाएंगे? नहीं, ये बताइए कि इतने लंबा समय तक किसान आंदोलन करता आ रहा है, इतने लंबे समय से, उसके बाद भी क्या इस बजट में किसान को कोई स्थान मिला? नहीं, कोई स्थान नहीं मिला, दे नहीं सकते स्थान। सरकार क्राइसिस में है और ये मैं आज आपकी इस मंच पे कह रहा हूं कि आगे आने वाला भविष्य ये बताएगा कि सरकार कितनी क्राइसिस में है और सरकार ने क्या क्या तथ्य भारत की जनता से, आवाम से छुपाए हैं। आप देख लीजिएगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अभी आप एक छोटी सी और बात बता दूं, पीएफ फंड पर एक आज ही के बजट में आया है कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जिनका पैसा जमा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये निर्णय कर रहे हैं। ये क्यों निर्णय कर रहे हैं? इसका मतलब है कि वहां पे कुछ और भी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, जो हाइड है। ये ठीक बात नहीं है। ये बजट बिल्कुल ही निराशाजनक है। नहीं, आप कह रहे हैं कि दुविधा में है या परेशानी में है बीजेपी सरकार। वो कह रहे हैं कि विपक्ष इस लायक नहीं बचा है, तभी तो हारता आ रहा है। अब हम एक सवाल सीधे ले लेते हैं सपा से। संतोष प्रजापति, ये बताइए कि जो भी आज बजट आया है, आप उसमें कितने नंबर देना चाहेंगे इस सरकार को? जो बजट आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पेश किया है, 10 नंबर में से तो मैं उसको 0 ही दूंगा, क्योंकि किसी प्रकार का आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगा जो बजट में आया है, जो सस्ते हुआ है? आपको लगता नहीं वो उपयोगी है? चीजें कोई उपयोगी नहीं है। स्टील के बर्तन उन्होंने सस्ते कर दिए हैं। अब स्टील के बर्तन आप समझ लीजिए, आम आदमी ने एक कटोरी अगर एक प्लेट अगर खरीद लेता है तो करीब 5 साल 10 साल चलती रहती है। उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें सस्ते करने का काम किया जो कम उपयोगी है लोगों के लिए। उपयोग में सबसे ज्यादा सब लोग जान रहे हैं, कोरोना काल के बाद सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल में आने वाली चीज है तो मोबाइल है। मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स है, टैबलेट्स हैं और उनके उपकरण हैं। आपने जानबूझकर उनको रेट बढ़ाने का काम किया है और देश के जो आम आदमी हैं, आम आदमी की जेब के ऊपर आपने बोझ डालने का काम किया है। ये बताइए कि विपक्षी दल को आप नंबर में नहीं लेते हैं,
लेकिन आज जब बजट आया तो आपको एक भी नंबर नहीं दे रहे हैं, सभी लोग शून्य दे रहे हैं। नंबर जनता देती है वैसे, और मुझे लगता है 10 में 10 तो देगी। और जब अभी आप देख लीजिएगा बंगाल का चुनाव आएगा और उसमें आप उसका परिणाम जो बजट का आप लोग देखेंगे कि उसका असर आपको दिखाई देगा स्पष्ट। परिणाम पहले से ही पता है, वो आप वेट करिए और अध्यक्ष जी वो दिखाई देगा कि क्या स्थिति है, कि समय बताएगा। ये परिणाम इसलिए अच्छे होंगे कि दूसरे दलों के लोग आपके पास आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, कुछ लोग व्यक्ति के लिए काम करते हैं और कुछ विचारधारा के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कभी भी हम भी दिग्भ्रमित हो सकते हैं, कोई भी दिग्भ्रमित हो सकता है, ऐसा नहीं है। हम मानव हैं, किसी भी कारण अभी नाम नहीं लेंगे, हमारे दल में एक थे हमारे छोटे भाई और कल उन्होंने फ़ोन किया संतोष भाई के दल में चले गए। तो ऐसा है, व्यक्ति जो आज भारत, मैंने पहले अभी कहा पहले बात कि भारत आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है और उसी का असर आप पश्चिम बंगाल के परिणाम में देखेंगे। मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, वरना हमारे जो मित्र बंधु बैठे हैं कि उनको भी लग रहा है कि क्या हो रहा है वो, लेकिन चूंकि उनकी कटिबद्धता है दल से अपने, नहीं सर, एक चीज पूछना चाहेंगे सर, एक चीज पूछना चाहेंगे। आपने अभी अपने शब्दों में कहा कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और उसका परिणाम बंगाल में देखने को मिलेगा। तो साहब आपसे ये कहना है कि विश्व गुरु बन रहा है तो जरा वैश्विक स्तर पे भी कुछ दिखवा दीजिए। विश्व गुरु का बंगाल से क्या लेना देना? उत्कर्ष जी, फिलहाल तो सवाल पूछने का अधिकार हमें दे दीजिए। हम आपका जो भी उचित फोरम होगा, जो भी उचित सवाल होगा, जरूर इनसे पूछेंगे और ये सवाल पूछने का अधिकार हम तक रखिए। थैंक यू। ठीक है, तो आपका यही सवाल है कि विश्व गुरु क्या बंगाल से ही बन रहे हैं? नहीं, कहना अभी जो भाई साहब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जिला अध्यक्ष जी ने, उत्कर्ष जी ने, हमारा कहना ये है कि वो जो कह रहे हैं कि इनकी स्थिति ये है, बजट के लिए जो 0 नंबर हमारे संतोष भाई साहब ने दिया, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने शायद भी 0 नंबर दिया। अगर 0 जनमत में लोकतंत्र में जनता ही जनमत देती है, अगर वो हमको जो नंबर देगी, हमारे अपने मन को ये विश्वास है, हमारी पार्टी को विश्वास है कि जो अभी आगामी चुनाव आपको लग रहे हैं, अभी हमारे शायद माननीय ठाकुर साहब आरपी सिंह जी ने, जो राष्ट्रीय लोक दल के बड़े नेता हैं, इन्होंने कहा कि मतलब कि जो वो स्थितियां वहाँ हैं वो लोकतंत्र में उसकी गिनती नहीं। लोकतंत्र जब है तो जनता जिसको चुनती है वही सरकार बनाता है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। जब हम विश्व गुरु तभी बनेंगे आज जब विश्व में 1 नंबर पर हमने वैक्सीन डेवलप की। ऐसा नहीं है, आज देश में पहले सरकारें थीं, उन सरकारों ने जब महामारियां आई, जब भी तमाम महामारियां आई, उन विषय में इस समय नहीं है। और जब आपने बजट, तो उस समय जब आज आप देखिए कि जो हमारी सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार, आज WHO ने उत्तर प्रदेश को कितनी भूल प्रशंसा की है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, WHO ने, कि WHO विश्व की एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था है, कि कोरोना में 1 साल में कैसे हमारे योगी जी ने संभाला। तो जब चारों तरफ बढ़ रहे हैं तो जनमत जब हमारे साथ है तो विपक्षी तो उस आधार पर बोलेंगे। अब जैसे कहें कि आप टीएमसी के नेता हमारे पास आ रहे हैं, और टीएमसी के नेता आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे, सपा के नेता आएंगे, बसपा के नेता आएंगे, उनके मन का, उनको लग रहा है कि आज भारत विश्व गुरु की ओर बन रहा है, बढ़ रहा है। तो उसमें पार्टी में क्या कार्यकर्ता कम पड़ गए? नहीं, कार्यकर्ता तब भी थे, आज भी हैं। तो नेताओं को लेने की जरूरत नहीं, नेता लोने, देखिए ऐसा है, जैसे आपको लगता है तमाम चीजें, जैसे मान लीजिए ये आपने स्टूडियो बनाया, ठीक है, तो इस स्टूडियो के डेवलपमेंट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आप इसको और अच्छा बनाएंगे, तो उस बनाने में कुछ लगता है कि भले वो पिन हमको झुके, चुभे पिन लगाने में, लेकिन अगर जोड़ना पड़ता है कागज में तो पिन से जोड़ा जाता है। तो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बड़े मन से सदैव काम करता था, करता रहेगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आपने बुलाया,
लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, जो महंगे उत्पाद हुए हैं, जी जी, आप ये बताइए क्या ये किसी गले उतरेगा? पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, शराब महंगी, कॉटन महंगा, सोलर के उपकरण महंगे, सोलर इन्वर्टर महंगे, और इम्पोर्टेड कपड़े महंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे, गाड़ी के पार्ट्स महंगे, चार्जर महंगे, मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स महंगे। आज मोबाइल पे पूरी दुनिया आ गई है, मोबाइल पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। सस्ता क्या किया? सस्ता किया पेंट, नायलॉन, चमड़े से बने सामान, तांबे का सामान, चांदी, सोना, स्टील के बने बर्तन। तो आज सवाल तो उठाएंगे ही, इनका काम ही विपक्षी दलों का, चूंकि कहीं ना कहीं इनसे भी तो जुड़ाव है जनता का, भले ही संख्या कम है उनकी। नहीं, संख्या लोकतंत्र में संख्या एक महत्वपूर्ण होती है। 84 में हमारे 2 सांसद थे, ऐसी बात नहीं है, ये लोकतंत्र है। देखिए ऐसा है, जो डीजल और पेट्रोल पे बार बार विपक्षी कह रहे हैं कि बढ़ाया गया, डीजल पेट्रोल पे आप स्पष्ट आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उसमें जो स्पष्ट है कि 2.5 रुपये शायद पेट्रोल पे है और 4 रुपये डीजल पर, वो किसानों के लिए सेस बढ़ाया गया है। और जो आपने कहा, जब भारत को हमको विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु बनाने में कुछ न कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। किसानों के लिए सेस अभी बढ़ाया आपने, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले अगर बात करें तो डीजल पेट्रोल पे लगातार वृद्धि कर रहे हैं, लगातार। इतनी वृद्धि होने पर कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो बीजेपी के लोग हाय तौबा मचा देते थे, तब जबकि क्रूड ऑयल और आज आप लगातार वृद्धि करते आ रहे हैं। देखिए ऐसा है भाई साहब, आप पूरा 1 साल हो गया है जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी है, और उस अंतर्राष्ट्रीय महामारी को आप ध्यान में रखकर कंपैरिजन करें कि कितनी महंगाई बढ़ी, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होता था, और आज भाजपा की जो 6 साल की सरकार केंद्र की हमारी सरकार है और प्रदेश की 4 साल की सरकार है, उसमें आप जब तुलनात्मक करेंगे तो उसमें आप 100 में 100 अंक भारतीय जनता पार्टी को स्वतः देंगे, और 100 में आप स्वतः देंगे और जनता दे रही है। तभी आज ये लोग दुनिया भर का प्रोपोगंडा अन्य प्रकार के कर रहे हैं, उस प्रोपोगंडा के बाद भी अपने आप में जनता को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आरपी सिंह जी, एक सवाल ये है कि आप जैसा आप अंतर्राष्ट्रीय बीमारी बता दिए, इसको कोरोना को मान करके सारी उसकी आड़ में सारी चीज़ों को अपना लेते जा रहे हैं बीजेपी के लोग। इससे पहले 5 साल जब इनकी सरकार रही तो 50 साल के कांग्रेस को कोसते रहे, तो 50 साल 5 साल वो कोसते रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय बीमारी आ गई, तो ये देश कैसे उभरेगा, देश के लोगों तक सहूलतें कैसे मिलेंगी, ये बताइए। ये जो कारपोरेट को लाभ पहुंचाने का लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उससे पहले के आप क्रूड ऑयल के दाम देख लीजिए और उसके बाद के क्रूड ऑयल के दाम देख लीजिए। क्रूड ऑयल लगातार उसकी दाम गिरे हैं और उसका लाभ जनता को नहीं मिला, इन्होंने उस लाभ से जनता को वंचित रखा। अब देश के नागरिक ये जानना चाहते हैं कि कोरोना आया है, 1 साल हुआ है, इसके पहले से आपकी और सरकार रही है, तो उस दौरान जो क्रूड ऑयल सस्ता हुआ और उसके अंतर का लाभ पब्लिक को नहीं मिला, तो वो पैसा कहाँ गया, एक ये सवाल है। दूसरा, आप हर चीज़ को इमोशन से जोड़ करके देखेंगे। आप अगर पॉलिसीगत बात करें तो आप एफडीआई के माननीय प्रधानमंत्री जी के तमाम ऐसे भाषण हैं जिन्होंने लगातार एफडीआई का विरोध किया था। अब आप ऑल सेक्टर एफडीआई कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो आप चीज़ों का। तो 70 साल इनके पहले कहने के अनुसार जो लोग लूट रहे थे, देश को बर्बाद कर दीजिए, उन लोगों ने जो चीज़ें बनाई, आपने इधर 6-7 साल में कुछ बनाया नहीं, आपने उनका निजीकरण किया है। तो पैसा आप क्या चीज़ों को बेच बेच करके इकट्ठा करोगे, किस तरीके का आप आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हो, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जो जन उपयोगी चीज़ें हैं, आज इंटरनेट के बिना आदमी का काम नहीं चल रहा, इंटरनेट महंगा है, मोबाइल के बिना काम नहीं चल रहा, मोबाइल महंगा है। सोना के बिना आदमी रह सकता है, लेकिन जब बिना कम्युनिकेशन के आदमी नहीं रह सकता है। तमाम चीज़ों के काम जो हैं, पढ़ाई लिखाई तक आप कह रहे हो कि हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे, और उस ऑनलाइन पढ़ाई में जो सहायक चीज़ें हैं, जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको आप महंगा कर रहे हो, उनके जो पार्ट्स हैं उनको आप महंगा कर रहे हो। तो आप गरीब के साथ या आम आदमी के साथ किस तरीके का, जो श्रमिक है हमारा, उसके लिए इस बजट में कुछ नहीं है, किसान के लिए कुछ नहीं। आप कह रहे हो किसान के लिए सेस लगाया है, किसान की जेब पर डाका डालने के लिए सेस लगाया है, किसान के लिए थोड़े लगाया है। आप जो कह रहे हो कि हम 2000 रुपया दे रहे हैं 3 महीने में, तो
तो आप आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा कि डीजल का कितना उसका उपयोग है। तो जब आप इन चीज़ों को देखिए, ऐसा है कि कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, इससे पहले भी लोग जीतते हारते रहे, लेकिन आप नीतियों की बात करेंगे, चुनाव की बात चुनाव के दौरान करेंगे, जो नीतियां लागू करेंगे उनको जस्टिफाई आप नीतियों के तहत करेंगे। आज का जो बजट आया है ये आम आदमी के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए निराशाजनक है। और बड़ी देर से आप किसान कानून की बात कर रहे थे, तो आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म किया है, उसके चलते जमाखोरी होगी और कालाबाजारी होगी। ये सार्वभौमिक सत्य है, इसको आम आदमी समझ रहा है। जब कारपोरेट को असीमित भंडारण की सुविधा होगी तो सस्ता खरीद के भंडारण करेगा और फिर अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर बेचेगा। इसलिए किसान आंदोलित है। किसान, आप कह रहे हो एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी के दाम धान में मिले नहीं, आप नहीं मानोगे, वो आपकी पार्टीगत मजबूरी है, लेकिन आपका एक एक कार्यकर्ता, आप बता दीजिए किसी से पूछ करके कि वो अपना जो धान उसने पैदा किया है उसको एमएसपी पे कितने किसान बेच पाए हैं। तो आप चीज़ों को बड़े लंबे समय तक इग्नोर करके नहीं चल सकते। अब देश की जनता समझ रही है और आपकी जो पॉलिसी है वो एक्सपोज हो रही है, उनको परिणाम चुनाव आएगा तो समझ में आएगा। जैसा कि भाजपा के राकेश त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि जो भी डीजल के दाम बढ़े हैं वो किसान के हित के लिए बढ़ाए गए हैं, किसान के हित के लिए सेस लगाया गया हुआ है। आप बताइए कि कांग्रेस इससे कितना इत्तेफाक रखती है? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हैं वो अक्सर करके एक बात कहते हैं, भारत विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु बन रहा है तो इसलिए थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, थोड़े कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। तो आप बताइए साहब कि ये कड़वे घूंट हमेशा डीजल पेट्रोल के ही क्यों पीने पड़ेंगे? क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं? क्रूड ऑयल सस्ता है इंटरनेशनल मार्केट में, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, अभी एक चीज़ और कही कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की है WHO ने, और इस बात पे बड़ा दबाव दिया गया कि WHO क्या है? WHO वुहान से कोरोना वायरस लीक हुआ, इस मुद्दे पे पूरी दुनिया के सशक्त मुल्क के बड़े बड़े विद्वान आज कटघरे में है। WHO उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है और निकट भविष्य में जांच भी होगी, क्योंकि WHO की भूमिका ठीक नहीं थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए। बहुत ही तो वो तो ट्रंप को भी दोस्त बताते थे, जिनके ट्रंप के लोगों ने पूरे विश्व में एक ऐसा तहलका मचाया। वहाँ पे अमेरिका में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जब ट्रंप यहाँ आए अपने देश में तो कितना जोरदार उनका स्वागत हुआ, और यहाँ से जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे अमेरिका में तो पूरी दुनिया ने देखा ये दोनों दोस्त कितना दोस्ती की कीमत अदा किए। आपको बहुत धन्यवाद, आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात चला दी। एक बात याद आ गई इससे, आप आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी से सिर्फ एक बात पूछ लीजिए। डीजल पेट्रोल की बड़ी चर्चा है आज के बजट में कि खाड़ी देशों से हमारा क्रूड ऑयल खरीदा जाता था। वर्तमान में विगत वर्षों में भारत सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कहाँ से ले रहा है? ये प्रश्न का जवाब अगर वो दे दें, अभी आप पूछ लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि अमेरिका के पास 200 वर्ष का स्टोरेज था पेट्रोलियम का, और अमेरिका इस वक्त, विगत वर्षों में अमेरिका ने सप्लाई किया है क्रूड ऑयल को, खाड़ी देशों से नहीं लिया गया, क्योंकि एक विधि आ गई है जिससे पेट्रोल हम लोग लैब में सिंथेसाइज करके बना सकेंगे। इसलिए अब उसके पास वो जरूरत खत्म हो गई, तो उनके पास जो प्रिजर्व्ड ऑयल था वो सेल कर रहे हैं भारत को। कैसे बड़ा, और वो महंगी उसको क्या कहते हैं, कीमतों पर बेच रहे हैं। खाड़ी के देशों में सस्ता है। आप जरूर इस बारे में प्रश्न पूछिए कि आज की तारीख में क्रूड ऑयल भारत कहाँ से ले रहा है। संतोष प्रजापति जी, ये बताइए कि आज सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसमें जितने भी आर्थिक सलाहकार हैं उनका निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, वो तो बहुत ही तारीफों के पुल बांध रहे हैं। फिर आप विरोध कर रहे हैं, आप उसको हितकर नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस हो या फिर रालोद हो या फिर सपा हो, सभी लोग कह रहे हैं ये किसान के हित का बजट नहीं है। ये किसी प्रकार का किसानों के हित का बजट नहीं है वैसा, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसकी कथनी और करनी में अंतर रहता है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप समझ लीजिए गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलनरत है, विपक्ष की पूरी आवाज़ दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कहीं किसी भी राज्य के दौरे के पर जाते हैं तो कहीं ना बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी चीज़ों का घोषणा करके चले आते हैं। तो ये जो बजट की जो आज बात हो रही है साहब, ये बजट पूरी तरीके से आम आदमी की जेब के ऊपर बोझ डालने वाला है। और
जी, तो मतलब ये नुकसान आपके मुताबिक ये जो बजट है वो हितकर नहीं है। हितकर नहीं है भाई साहब, पूरी तरीके से हितकर नहीं है बजट। ये आम आदमी के बिल्कुल विरोध में है। और ये जब हमारी सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये जो कोरोना काल की जो भाई साहब बात कर रहे थे, भाई साहब त्रिपाठी जी जो कोरोना काल की बात कर रहे थे, तो कोरोना काल आया कैसे? प्रधानमंत्री जी को सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कोरोना काल के लिए कि सारे एयरपोर्ट के ऊपर जो आम नागरिक थे उनकी जांचें करानी चाहिए थी। ये तानाशाही फैसला करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं। 2016 के अंदर नोटबंदी का कानून लेके आ गए। उसके बाद कोरोना काल के अंदर जब देश के अंदर 50 मरीजों की संख्या थी तो पूरे के पूरे देश को उन्होंने घरों के अंदर बंद कर दिया। भारत की उन्होंने 1% ये नहीं सोचा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो जीडीपी है, वो कहाँ खिसक के चली जाएगी। उन्होंने 1% ये नहीं सोचा। आप समझ लीजिए कि आज जो ये बजट लेके आए हैं, आज ये कह रहे हैं कि साहब हमने सोना सस्ता कर दिया है, हमने स्टील सस्ता कर दिया है, हमने तांबा सस्ता कर दिया है। तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है साहब, आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सरकार किसानों के लिए कोई अगर बजट लेके आती तो कहीं ना कहीं इनकी प्रशंसनीय कार्य करती। चलिए फाइनल ओपिनियन ले लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपने विपक्षी दलों के लोगों को सुना, आपके बजट पर तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये किसान हित में नहीं है, ये तानाशाह सरकार है, मनमानी करती है, लोगों की बात नहीं सुनती है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये इनके दल का व्यक्तिगत मंतव्य होगा। आज आप देखिए, जैसे अभी हमारे संतोष जी ने कहा, जो प्रदेश के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो उसकी विचारधारा है। भारत के, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि विश्व गुरु की बात करती है। विश्व गुरु बनने के लिए ही जो हम कहते हैं, हर जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी को साथ लेकर के चलते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम कर रहे हैं। और ये बजट जो है, हमने कहा कि आप इसका देख लीजिएगा, 6 माह के अंदर इसका आपको परिणाम दिखाई देगा। आप जब जनता जय जय बोलेगी इस देश की, और भारत जब विश्व गुरु की तरफ बढ़ता हुआ इनको दिखाई देगा। अभी आपने देखा कि जैसे अभी आपके ही चैनल पर हम देख रहे थे, राम मंदिर को लेकर के आज पूरे विश्व में, जनमानस में किसने कराया? क्या कांग्रेस नहीं कर सकती थी? भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। नहीं, अरे आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने कराया है। भारतीय जनता पार्टी ने कराया। आप ये कहें नहीं, आप देखिए, ऐसा है कि इतना बड़ा निर्माण चल रहा है। आप स्वीकार लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बनवा रही मंदिर। अरे भाई, किसी को जनता बना रही ना। आप सुरक्षा देखिए, सरकार बनवा रही है। सरकार, भारत सरकार बनवा रही है। भारत सरकार नहीं बनवा रही। मंदिर बनाने का निर्णय भारत सरकार ने किया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, मैं ये कह रहा, गणतंत्र दिवस नहीं, आप पहले आइए ना, इस मुद्दे बात कर लीजिए। मंदिर, आप इस मुद्दे बात करिए। मंदिर बनाने का निर्णय क्या सरकार ने किया है? कभी भी राम मंदिर यहाँ जाओ तो वहां भाग जाते हो आप। राम मंदिर, अरे मंदिर पर कर लो ना जी। आप मंदिर बनाने का निर्णय क्या सरकार ने किया है? अरे भाई, आप स्वीकारें ना कि कोर्ट का है। अरे हम कह रहे हैं, आप बताओ ना सरकार ने किया है क्या? तो आप कहें कि राम आराध्य है या नहीं है? कौन सी बात में आप कह रहे हो? घर घर में राम होंगे, घर घर में राम होंगे और सभी राम को मानते हैं। बताओ ना, मंदिर तो सरकार के निर्णय वो नहीं है जी। मंदिर किसका निर्णय है भाई? हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय का है, आप बता आगे आवे। हम तो उनका भी आह्वान करते हैं कि जो राम मंदिर निर्माण में समर्पण निधि चल रही है, जो तीर्थ ट्रस्ट बना हुआ है, हम आप सबका भी उसमें सहयोग मांगते हैं। और उसमें चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्रीमान अखिलेश जी हो, श्रीमान सोनिया गांधी जी हो, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, राहुल जी हो, माननीय अजीत जी हो, मैं उन सबका आह्वान करता हूं आपके इस स्टूडियो के चैनल के माध्यम से कि मैं उनसे विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं कि खुल कर के आएं कि आखिर उनकी नीति क्या है इस देश के लिए मंदिर मुद्दे पर। बजट का विषय है, मेरा अपना मानना है, ये बजट जो है बहुउपयोगी है, आम जन के लिए है। मैं कुछ कहना चाहता हूं पंकज जी, बस 1 मिनट के लिए आपका समय दिया जाएगा। पैनल एक तरफ से चलेगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास 800 करोड़ लोगों को मिल चुके हैं इस देश में, और हमारी सरकार ने 1 करोड़ लोगों को और देने की बात की है। 800 करोड़ लोगों को जी, इस देश की जनसंख्या नहीं, 8 करोड़ सॉरी,
8 करोड़ हम कहें। उज्ज्वला योजना को लीजिए आप, उज्ज्वला योजना क्या पिछली सरकारें नहीं बना सकती थी? तो हमारा कह रहे हैं ये विपक्षी दल हैं, इनका कहना है, लेकिन इनके कहने में इनकी मजबूरी है, बाध्यता है हमारे ठाकुर साहब की, हमारे अवस्थी जी की, हमारे संतोष जी की, कश्यप जी की, जो पार्टी लाइन से कोई भी नहीं हट सकता है, क्योंकि यही मजबूरी आपके साथ नहीं, हमारी मजबूरी आप हमारी स्पष्ट है, ये कहे हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी मजबूरी नहीं है भाई साहब, हमारी मजबूरी नहीं है। हमारे आराध्य थे, आराध्य हैं, हम जिस विचारधारा के लिए काम करते थे, पेटेंट है आपका, विचारधारा के लिए आज भी काम करते हैं, और उस विचारधारा को संपूर्ण समाज, पूरा देश स्वीकार कर रहा है। उसी की तरफ जब देश बढ़ेगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भाजपा का जो बजट है वो बजट विश्व गुरु तक पहुंच गया, विश्व गुरु बनने तक आपने सुना, और राम मंदिर तक पहुंचा, और राम मंदिर पे आपका आवाहन भी कर लिया, और अपनी ये भी बता दी कि राम मंदिर आज जो बन रहा है वो उनकी देन है। आपने उनका प्रस्तुत किया कि जब उनसे सवाल किया कि राम मंदिर के पीछे कौन है, तो वो आपसे सवाल किए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भावनाएं भड़का करके सरकार बनाना और समाज बनाना, देश बनाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आपकी जो आज का जो बजट है, ये पूरा जो आप जिस विचारधारा को या जिस इकोनॉमिक पॉलिसी का अब तक भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, उसी को फॉलो करते हुए और 4 कदम आगे बढ़ गई है। आप जब विपक्ष में थे, आपने एफडीआई का लगातार विरोध किया, आपने डीजल पेट्रोल के दामों की वृद्धि का लगातार विरोध किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। आज सत्ता में आप चाहे इतनी बहानेबाजी करो, लेकिन आप वही कांग्रेसी इकोनॉमिक पॉलिसी जो कांग्रेस ला रही थी, उसी को 4 कदम और आगे बढ़ा करके ले जा रहे हो। तो इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई आर्थिक योजना नहीं है। तो किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाएंगे? रही दूसरी बात मंदिर में, तो भगवान में सबको आस्था है। सभी धर्मों के मानने वाले लोग यह मानते हैं कि राम भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनको एक आदर्श के रूप में एक अच्छे समाज को बनाने के और राम राज्य की परिकल्पना भी इसीलिए की जाती है। तो वो आपका पेटेंट नहीं है, और किसी से आपको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है कि आपका क्या है। मंदिर, मस्जिद और ये आस्था का विषय है, जिस व्यक्ति की जहाँ आस्था होती है वो करता है। जो ये आज का बजट है, इसमें नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, इसमें श्रमिकों के लिए कुछ नहीं। जो पलायन किए हुए श्रमिक थे, आप देखिए कि 11 महीने हो गया है, तमाम मान्यता प्राप्त जो विद्यालय थे वो बंद हैं। उनमें जो शिक्षक पढ़ाते थे वो 11 महीने से बेरोजगार हैं, और वो मजदूरी करने जा नहीं सकते। उनके परिवार के सामने जीविका का संकट है। इसके पहले भी 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज दिया था, आज तक देश को पता नहीं चला कि वो गया कहाँ। इसी तरीके का ये आज जरूर, मैं एक बात जो नहीं आई अब तक मैं आपको बता दूं कि हेल्थ सेक्टर में 137% की बजट की बढ़ोतरी है। लेकिन जो आपकी योजनाएं हैं, इसके लिए मैं साधुवाद भी देता हूं कि अगर आप मतलब हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसर्न करिए इस बजट को, तो आपने कहीं ना कहीं जो ज़रूरी चीज़ें थी, जो एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो सकता था, उसकी उपेक्षा की है। सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है कि जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं उनको कैसे रोजगार मिलेगा। जो श्रमिक और मजदूर पलायन कर गए थे, जिनके परिवार आज भी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं, उनके लिए कोई उपाय नहीं। और आपके जो दावे लगातार फेल होते रहे हैं, इसी कड़ी में ये बजट है। इसके जो क्रियान्वयन हो जाए, आपके जो ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये आपकी इन्हीं नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन कर दें तो भारत का बहुत बड़ा उपकार होगा। हेल्थ सेक्टर में मैं केवल कह रहा हूँ। तो रालोद ने एक चीज़ की प्रशंसा कर दी है बीजेपी की कि हेल्थ सेक्टर में उन्होंने जो बजट बढ़ाया है उस क्षेत्र में कुछ आगे कदम बढ़ाए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने रोज़गार पर सवाल खड़े किए हैं कि रोज़गार के क्षेत्र में कुछ नहीं किया और एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। कांग्रेस का लास्ट ओपिनियन क्या है? आज की इस बहस का जो कंटेंट था वो बजट था, और मेरे ख्याल में 20-25 मिनट हो गए हैं हम सभी लोगों के यहाँ बैठे हुए। अभी हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी ने कहा कि जो विपक्षी दल हैं उनकी मजबूरी है कि हमारा विरोध करें सत्ता का। आप देखिए कि इस 20 मिनट में राम मंदिर, दलित, बैकवर्ड, हिंदू, विश्वगुरु, इस तरीके की बातें किसने की? हम लोगों ने नहीं की। आपने प्रश्न पूछे, यथासंभव उत्तर दिए गए। दरअसल मजबूर हम नहीं हैं,
मजबूर बीजेपी के प्रवक्ता लोग हैं और उनको ट्रेनिंग है इस बात की कि जब कभी आप कोई बात कहिए और आपसे प्रश्न पूछे जाएं, जब रोजगार पे प्रश्न पूछा जाए तब आप राम मंदिर की बात कर दीजिए, जब आपसे प्रश्न हेल्थ का पूछा जाए तो फिर आप दलित और पिछड़ा की बात कर दीजिए, विषयांतर कर दीजिए, डाइवर्जन कर दीजिए। हेल्थ की बात अगर कर लें, आप देखिए राम मंदिर की आप पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब राम मंदिर बनवाया, भारत सरकार ने नहीं बनवाया है राम मंदिर। आप एक सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर हैं और आपको वो मर्यादा भी देखनी चाहिए। भारत सरकार को कटघरे में आप स्वयं ही ना खड़ा कर दें। सीतापुर में ट्रॉमा सेंटर अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया, दसियों लोग मर रहे हैं। अगर ये ट्रॉमा सेंटर यहाँ पे चल जाए तो उनको सुविधा मिलेगी। इस मुद्दे पे आप साहब नहीं कहते, आप निधि की बात करने लगते हैं। आप इस पे क्यों नहीं प्रश्न उठाते? उठना चाहिए ये प्रश्न, और जब हम ये प्रश्न उठाएंगे तो आप कहेंगे नहीं साहब इनकी तो मजबूरी है। तो भाई आप मेरी ये मजबूरी समझें, हम अपनी मजबूरी में बहुत खुश हैं। हम संवैधानिक तरीकों में, संवैधानिक अधिकारों में हम सवाल उठाते रहेंगे, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। आप उसको कैसे भी लीजिए, लेकिन हम सवाल पूछेंगे जरूर। नहीं, विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना। आपने सवाल पूछा और सरकार को तो जवाब देने का काम है, सरकार अपने हिसाब से जवाब देती है जैसा उन्होंने दिया। आखिरी मत अगर हम समाजवादी पार्टी का जानिए तो कुल आपको बजट पे और जो भाजपा के प्रवक्ता के दावे हैं कहाँ नजर आते हैं आपको? देखिए, पूरा देश इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठा हुआ था। देश का आम आदमी केंद्र सरकार के इस बजट की प्रतीक्षा कर रहा था। देश के करोड़ों नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो हैं, उनकी आशाओं को फेरने का काम आज के बजट ने किया है। क्योंकि जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके आंकड़े भी भारत सरकार ने बंद कर रखे हुए हैं। और मेरा मानना ये है कि जो आज बजट भारत सरकार ने जो दिया है साहब, वो किसान विरोधी है, बेरोजगारों के विरोध में है। एक आम आदमी की जेब के ऊपर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और जो साहब ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, तो इससे साफ स्पष्ट साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर रखा है। देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ऑपरेट कर रही है और ये लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी ये विपक्ष की पूरी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि किसानों की आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन सीतापुर प्रशासन ने हम लोगों को नज़रबंद करने का काम किया कि हम लोग सड़कों पर ना उतर पाएँ, किसानों की आवाज़ को ना बुलंद कर पाएँ। ये इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का, वे सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, देश के मन की बात नहीं सुनना चाहते हैं। ये लोकतंत्र में ऐसा होना बहुत ही गलत है। तो आपने आज चर्चा में सुना सीतापुर में बजट को लेकर विभिन्न दलों के लोगों का क्या मत था। तो आए हुए सभी आई इंडिया के स्टूडियो में राकेश त्रिपाठी जी, आरपी सिंह जी, उत्कर्ष अवस्थी जी और संतोष प्रजापति जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई चर्चा में किसी नए मुद्दे को लेकर के नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।